Hello everyone, in this video we are going to discuss general provisions relating to Hindu succession. So till now we have discussed some rules of inheritance regarding the Hindu succession, right? Under the Hindu Succession Act of 1956. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और ऐसे प्रोविजंस जिनको हमें कंसिडर करना होता है while determining the share of each and every legal heir. Okay, so please come to section 18 first. So, first of all, Section 18, it states that full blood prefer to half blood. Heirs related to an intestate by full blood shall be preferred to heirs related by half blood if the nature of the relationship is the same in every other respect. So, basically, जब भी normal inheritance rules apply होते हैं तो उसमें full blood is always preferred over half blood. And always remember that uterine blood relations are not given any share. Uterine blood relations नॉट गिवन एनी शेयर. ठीक है, तो अगर एक फुल ब्लड रिलेटिव है और अगर एक हाफ ब्लड रिलेटिव है तो फुल ब्लड रिलेटिव के पास शेयर जाएगा एंड हाफ ब्लड रिलेटिव के पास नहीं जाएगा. अगर कोई फुल ब्लड रिलेटिव नहीं है तब हाफ ब्लड रिलेटिव के पास शेयर जाएगा एंड यूट्रिन ब्लड रिलेटिव के पास शेयर नहीं जाता है. Now come to section 19, mode of succession of two or more heirs. If two or more heirs succeed together to the property of an intestate, they shall take the property, save as otherwise expressly provided in this act, per capita and not per stripes. So per capita is the rule and not per stripes. And second is as tenants in common and not as joint tenants. Now what is the meaning of these terms? We are going to discuss that. So first of all, understanding the meaning of per stripes. पर स्ट्राइप्स में एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी की डेथ होती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट इन लाइन एयर होता है पूरी प्रॉपर्टी उसके पास जाती है. बट पर कैपिटा की अगर हम बात करें तो उसमें जो नेक्स्ट इन लाइन एयर्स होते हैं, दैट मीन्स जितने भी एयर्स हैं, अगर एक एयर है तो वो, दो एयर्स है तो वो, 5 एयर्स है तो वो, और अगर 100 एयर्स हैं तो वो भी, तो उन सब में प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होती है. सो पर स्ट्राइप्स में क्या होता है, द प्रॉपर्टी goes to the next in line heir. ठीक है, तो इसमें जो भी नेक्स्ट इन लाइन एयर होता है सिर्फ उसी के पास पूरी प्रॉपर्टी चली जाती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट पर कैपिटा, इन दिस द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड evenly to the next in line heirs. सो बेसिकली पर कैपिटा में जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी एयर्स हैं, लीगल एयर्स हैं, उन सबके पास प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड हो रही है. बट पर स्ट्राइप्स में क्या होता है कि जो भी नेक्स्ट इन लाइन एयर होगा सिर्फ उसी के पास सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी एंड बाकी किसी एयर के पास प्रॉपर्टी नहीं जाएगी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पर कैपिटा एंड पर स्ट्राइप्स. ओके, सो रूल अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट इज दैट द प्रॉपर्टी विल बी डिवॉल्व्ड एज पर कैपिटा एंड नॉट पर स्ट्राइप्स. तो इसी वजह से क्लास 1 एयर्स में जितने भी प्रेजेंट होते हैं रिलेटिव्स, उन सबके पास इक्वली डिवाइड होती है प्रॉपर्टी. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म्स आर टेनेंसी इन कॉमन एंड जॉइंट टेनेंट्स. And joint tenants. Now in this concept of tenancy in common, two or more heirs take the property but they take that property individually. समझो इस बात को, मान लो तीन एयर्स हैं, ए, बी और सी. ठीक है, इन तीनों के पास पार्टीशन के बाद प्रॉपर्टी आएगी बट दे आर गोइंग टू एक्वायर दैट प्रॉपर्टी इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी. तभी हम बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टी डिवाइड हुई है, ठीक है, उसके बाद जो डिवीजन के बाद जो प्रॉपर्टी बनती है सबकी, वो क्या होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाती है एंड इट इज़ नो लॉन्गर अ कोपासनरी प्रॉपर्टी. ठीक है, उसका लॉजिक ही यही है कि जो इंडिविजुअल्स है उन्होंने प्रॉपर्टी अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक्वायर करी है एंड नॉट एज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इसी वजह से जब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो ए की डेथ हो गई तो इसकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो ए के लीगल हेयर्स के पास जाएगी.
ठीक है, वो सर्वाइविंग कोपार्टनर्स के पास नहीं जाएगी, वो ए के लीगल हेयर्स के पास जाएगी, बिकॉज आफ्टर पार्टीशन ए हेल्ड दैट प्रॉपर्टी इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। जो प्रॉपर्टी थी वो ए की सेपरेट प्रॉपर्टी थी, ठीक है, तो वो उसके लीगल हेयर्स के पास जाएगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टेनेंसी इन कॉमन। हिंदू सक्सेशन एक्ट में हम टेनेंसी इन कॉमन का कंसेप्ट फॉलो करते हैं एंड नॉट ऑफ जॉइंट टेनेंट्स, ठीक है। और वो इसी वजह से है क्योंकि एक बार पार्टीशन करके हर एक इंडिविजुअल अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, वो अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, एंड उनकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी उनके लीगल हेयर्स के पास जाएगी एंड नॉट टू द अदर सर्वाइविंग कोपार्टनर्स, बिकॉज वी नो कि कोपार्टनरी जो है वो विद इन अ जॉइंट फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम एक स्मॉलर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एंड देयर आर लिमिटेड मेंबर्स इन दैट कोपार्टनरी। अगर कोपार्टनर्स के पास ही वो प्रॉपर्टी वापस डिवॉल्व होनी होती तो एक जॉइंट हिंदू फैमिली में सिर्फ कोपार्टनर्स ही प्रॉपर्टी होल्डर्स होते एंड बाकी लीगल हेयर्स सब एक्सक्लूड हो जाते इस राइट से। सो इस वजह से यहाँ पर टेनेंसी इन कॉमन का कंसेप्ट है एंड नॉट ऑफ जॉइंट टेनेंट्स। अभी हमने देखा टेनेंसी इन कॉमन क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड हु आर जॉइंट टेनेंट्स। कैरिंग फॉरवर्ड द सेम एग्जाम्पल, मान लो ए बी और सी ये तीनों हम मान लेते हैं कि जॉइंट टेनेंट्स है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ऑफकोर्स फैमिली में और भी मेंबर्स होंगे, मान लो डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, बट दीज थ्री आर कोपार्टनर्स, ठीक है, ये तीनों कौन है, कोपार्टनर्स है। सो अब क्या होगा, अगर मान लो कोई भी पार्टीशन होता है, ठीक है, पार्टीशन के बाद ए के पास 1/3 शेयर आया, बी के पास 1/3 आया, सी के पास 1/3 आ गया। अब मान लो यहाँ पर ए की डेथ हो जाती है, तो जॉइंट टेनेंट्स के कंसेप्ट में क्या होता है कि जो ए का 1/3 शेयर है वो बी और सी के पास जाएगा, दैट मीन्स द शेयर विल गो टू द अदर जॉइंट टेनेंट्स, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ द इंटरस्टेट the property goes to the surviving joint tenants। So यहाँ पर ए के अपने लीगल हेयर्स के पास उसकी प्रॉपर्टी नहीं गई है, रादर द प्रॉपर्टी वेंट बैक टू द अदर जॉइंट टेनेंट्स, वो बी और सी के पास चली गई। यहाँ पर हो सकता था ए के लीगल हेयर्स बी और ई होते, जो नेक्स्ट इन लाइन लीगल हेयर्स होते, बट द प्रॉपर्टी वेंट टू बी एंड सी इंस्टेड ऑफ डी एंड ई। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट टेनेंट्स एंड दिस इज नॉट फॉलोड अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर एज वेल कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या होता है कि अगर किसी की डेथ हो रही है तो उसमें हम पहले नोशनल पार्टीशन करके सेपरेट प्रॉपर्टी कितनी है वो कैलकुलेट करते हैं, और फिर उस सेपरेट प्रॉपर्टी को क्लास 1 एयर्स या फिर सेक्शन 8 या सेक्शन 15-16 के रूल्स अप्लाई करके हम आगे डिवॉल्व करते हैं। So that's why the concept of tenancy in common is followed under the Hindu Succession Act of 1956 and not the concept of joint tenants. Basically जो joint tenants का concept है वो doctrine of survivorship पर भी चलता है। वी नो डॉक्ट्रीन ऑफ सर्वाइवरशिप, इसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग कोपार्टनर्स होते हैं वो लोग प्रॉपर्टी अक्वायर करते हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट टेनेंसी इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रीन ऑफ सर्वाइवरशिप ओनली, ओके, एंड डॉक्ट्रीन ऑफ सर्वाइवरशिप इज नाउ नॉट द रूल अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रोविजन, राइट ऑफ चाइल्ड इन वूम, सेक्शन 20। अ चाइल्ड हु वॉज इन द वूम at the time of the death of an intestate and who is subsequently born alive shall have the same right to inherit to the intestate as if he or she had been born before the death of the intestate, and the inheritance shall be deemed to vest in such a case with effect from the date of the death of the intestate. So basically, if there is a child who is in the womb at the time of death of an intestate, just consider this example. मान लो इस एग्जाम्पल में S2 की डेथ हुई है, ठीक है, तो S2 की डेथ हुई है हु वाज अ पार्ट ऑफ दिस जॉइंट फैमिली, तो ऑफ कोर्स पहले नोशनल पार्टीशन होगा, ठीक है, और नोशनल पार्टीशन के बाद
फिर प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, राइट यही होगा। तो S2 की डेथ के बाद नोशनल पार्टीशन करके जो एग्जिस्टिंग कोपार्टनर्स है उन सब में प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है अलॉन्ग विद द मदर, ठीक है। बट W1 S2 की डेथ के टाइम पर प्रेग्नेंट थी, she was pregnant at the time of death of S2. So now in this situation, either this family can withhold the partition and they can wait for the baby to be born first, ठीक है, पहले वो वेट कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो पैदा हो जाए, ठीक है, या फिर अगर वो प्रॉपर्टी इमीडिएटली डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टी के डिविजन के बाद मान लो आफ्टर 6 months दिस चाइल्ड इज बोर्न। पहली बात तो फैमिली ने नहीं वेट करा, ठीक है, और अब इस 6 months के बाद ये जो बेबी है ये पैदा हो गया, ठीक है, एंड इट डजेंट मैटर वेदर इट इज अ गर्ल और अ बॉय, राइट, सन होता है डॉटर होता है, इट डजेंट मैटर, नो, ठीक है, बोथ आर को पार्टनर्स। अब अगर कुछ भी पैदा होता है, बेटा होता है बेटी होती है, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में क्योंकि प्रॉपर्टी को पहले डिवाइड नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड इन द वूम, उसको कंसिडर नहीं किया गया था, तो ये पार्टीशन रीओपन होगा, ठीक है, रीओपन होगा एंड अकॉर्डिंगली दिस चाइल्ड विल बी अलॉटेड हिज शेयर, ठीक है, द चाइल्ड विल बी अलॉटेड हिज और हर शेयर, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली जो शेयर्स है वो वापस डिवाइड होंगे, तो पार्टीशन इस केस में रीओपन हो जाएगा। सो देर आर जस्ट टू कंडीशंस इन दिस सिचुएशन विच नीड्स टू बी फुलफिल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वुमन शुड बी प्रेग्नेंट और द चाइल्ड शुड बी देयर इन द वूम एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन इंटेस्टेट। इंटेस्टेट की जब डेथ हुई है उस टाइम पर कोई भी वुमन अगर प्रेग्नेंट है फैमिली की, तो उस केस में ये सेक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। अगर इंटरस्टेट की डेथ के बाद मान लो वो प्रेग्नेंट होती है, इट डजेंट मैटर, उस चाइल्ड को नहीं शेयर मिलेगा कोपासाइन प्रॉपर्टी में और जो पार्टीशन है वो रीओपन भी नहीं होगा। बट अगर वो प्रेग्नेंट उस टाइम पर थी जब इंटरस्टेट की डेथ हुई है, ठीक है, तब पार्टीशन रीओपन हो सकता है। एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट चाइल्ड शुड बी सब्सिक्वेंटली बॉर्न अलाइव। अगर वो अलाइव नहीं होता है, ठीक है, मान लो उसके पैदा होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर वो स्टिल बॉर्न चाइल्ड होता है, सो उस केस में माना जाएगा कि देयर इज नो चाइल्ड बॉर्न, ठीक है, कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ है, ठीक है, शी वॉज नॉट प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो उस केस में पार्टीशन रीओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द चाइल्ड विल नॉट बी अलॉटेड द शेयर बिकॉज ही वॉज स्टिल बॉर्न। और मान लो 1 मिनट के लिए भी वो पैदा होने के बाद अलाइव रहता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, 1 मिनट बाद ही पैदा होने की उसकी डेथ हो गई, ठीक है, वो 5 मिनट तक अलाइव रहता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, even for a single second if the child is alive, then it will be treated as if the child was born alive and then subsequently he died, ठीक है। तो उस केस में उस बच्चे को उसका शेयर अलॉट होगा और उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तब उस बच्चे के जो लीगल हेयर्स होंगे उनके पास उसका शेयर जाएगा। दैट मीन्स वो जो प्रॉपर्टी होगी वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी एंड अकॉर्डिंगली द शेयर्स विल बी allotted. So this is the rule regarding section 20. Next is presumption in cases of simultaneous deaths where two persons have died in circumstances rendering it uncertain whether either of them, and if so, which survived the other. Then for all purposes affecting succession to property, it shall be presumed until the contrary is proved that the younger survived the elder. That the younger survived the elder. मान लो कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें फैमिली के 4-5 मेंबर्स थे, ठीक है, एक कार से जा रहे थे 4-5 मेंबर्स और एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें 3 लोगों की डेथ हो जाती है एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटर्मिन हु सर्वाइव्ड द अदर पर्सन, या फिर किसकी डेथ पहले हुई किसकी डेथ बाद में हुई। बिकॉज दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट टू डिटर्मिन व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टीशन, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरस्टेट सक्सेशन, क्योंकि उसी से डिटर्मिन होगा कि कौन किसका लीगल हेयर होगा और किसके पास कितनी प्रॉपर्टी जाएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग शेयर्स भी वेरी कर सकते हैं। सो दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट टू डिटर्मिन। अब ऐसी सिचुएशंस में जहाँ डिटर्मिन करना बहुत डिफिकल्ट होता है या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि किसकी डेथ पहले हुई किसकी डेथ बाद में हुई, उस केस में प्रिजम्पशन ये जाती है दैट द यंगर सर्वाइव्ड द एल्डर। दैट मीन्स जो एल्डर मेंबर है, जो भी एल्डर पर्सन है जिनकी भी डेथ हुई है उनमें उसकी पहले डेथ हुई है और उसके बाद यंगर पर्सन की डेथ हुई है।
क्योंकि ऑफ कोर्स जब एल्डर पर्सन की डेथ हुई होगी तो उसके बाद जब नोशनल पार्टीशन करेंगे तो जो यंगर इंडिविजुअल है उसको इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू शेयर मिलेगा एल्डर पर्सन के उससे, ठीक है, और उसके बाद वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगी एंड अकॉर्डिंगली द शेयर्स विल बी डिवॉल्व्ड टू द अदर एग्जिस्टिंग लीगल हेयर्स। तो इस केस में हम प्रिजम्पशन लेकर चलते हैं कि जो एल्डर पर्सन है उसकी डेथ पहले हुई है और यंगर पर्सन की डेथ बाद में हुई है। नेक्स्ट इज सेक्शन 22 आल्सो नोन एज राइट ऑफ प्रीएम्पशन, preferential right to acquire property in certain cases, where after the commencement of this act, an interest in any immovable property of an intestate or in any business carried on by him or her, whether solely or in conjunction with others, devolves upon two or more heirs specified in class 1 of the schedule, and any one of such heirs proposes to transfer his or her interest in the property or business, the other heirs will have a preferential right to acquire the interest proposed to be transferred. So, first of all, this is right of preemption. सो बेसिकली राइट ऑफ प्रीएम्पशन में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग लीगल एयर्स होते हैं उनके पास राइट होता है कि अगर कोई भी एयर अपना शेयर सेल आउट करना चाहता है तो वो थर्ड पार्टी को सेल आउट करने से पहले जो एग्जिस्टिंग लीगल एयर्स है उनको सेल कर सकता है। सो द राइट ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल एयर्स टू purchase the property is called right of preemption। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लीगल एयर्स हैं वो बेसिकली प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मान लो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है और इसका पार्टीशन होके ये 8 शेयर बनते हैं, मतलब ये 8 लीगल एयर्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। एंड मान लो ये जो शेयर है इसको ए ओन करता है, ठीक है, तो ए क्या करता है, ए पार्टीशन करवा के अपना जो शेयर है प्रॉपर्टी का वो सेल करना चाहता है किसी थर्ड पर्सन को। तो उस केस में ये जो एग्जिस्टिंग लीगल एयर्स है ना, बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ये लोग, इनके पास राइट ऑफ प्रीएम्पशन होता है, ये लोग इसकी जो प्रॉपर्टी है वो परचेज कर सकते हैं। दैट मीन्स दे विल हैव प्रेफरेंशियल राइट ओवर अ थर्ड पर्सन टू परचेज दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड पर्सन से पहले प्रेफरेंशियल राइट इन एग्जिस्टिंग लीगल एयर्स के पास होगा टू परचेज दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ कोर्स सेम प्रॉपर्टी का पार्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर मान लो ये भी बिड कर रहा है, ये भी बिड कर रहा है और ये भी बिड कर रहा है, तो इन तीनों में से किसको मिलेगा ये शेयर? इन तीनों में से उस इंडिविजुअल को शेयर मिलेगा जो हाईएस्ट बिड करेगा। वन हु विल बिड the highest amount will get the share, ठीक है, जो भी हाईएस्ट बिड करेगा उसको शेयर मिल जाएगा, सिंपल। बट देयर आर सर्टेन इंस्टांसेस इन विच राइट ऑफ प्रीएम्पशन इज नॉट अवेलेबल। सो राइट ऑफ प्रीएम्पशन is not available when first, where the property in question is capable of being partitioned and of enjoyment separately,
ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन है कि जब प्रॉपर्टी है उसका पार्टीशन अलग हो सकता है और जो इंजॉयमेंट है उस प्रॉपर्टी का वो भी अलग हो सकता है बाकी लीगल एयर्स के शेयर से। तो उस केस में राइट ऑफ प्रीएम्पशन एग्जिस्टिंग लीगल एयर्स के पास अराइज नहीं करता है। बिकॉज यहाँ पर भी अगर हम देखें इस प्रॉपर्टी में, बिकॉज दिस पार्ट वॉज एसेंशियल फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर अगर जो प्रॉपर्टी पार्टीशन हो रही है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी में एक्चुअली अगर वो प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को सेल होती है तो उसमें एक थर्ड पर्सन आकर इस सेम प्रेमिसेस में बाकी लीगल एयर्स के साथ रह रहा होगा, राइट। सो इस वजह से इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ही प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है एग्जिस्टिंग लीगल एयर्स को। बट अगर प्रॉपर्टी ही सेपरेट हो सकती है, ठीक है, एक सेपरेट शेयर मिल सकता है, या फिर जो प्रॉपर्टी है उसका इंजॉयमेंट अलग होना पॉसिबल है, तो उस केस में प्रीएम्पशन का राइट अवेलेबल नहीं होता है। एंड सेकेंड इज if the property has already been partitioned। सो प्रॉपर्टी का अगर ऑलरेडी पार्टीशन हो गया है, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक लीगल एयर को उसका अपना अपना हिस्सा मिल गया है प्रॉपर्टी का, सो दैट मीन्स नाउ द प्रॉपर्टी इज सेपरेट प्रॉपर्टी फॉर एवरी इंडिविजुअल। सो उस केस में भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन अवेलेबल नहीं होता है। सो योर नेक्स्ट प्रोविजन इज this second, the consideration for which any interest in the property of the deceased may be transferred under this section shall, in the absence of any agreement between the parties, be determined by the court on application being made to it in this behalf, and if any person proposing to acquire the interest is not willing to acquire it for the consideration so determined, such person shall be liable to pay all costs of or incident to the application। So मान लो अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई लीगल एयर है और वो चाहता है कि उसको राइट ऑफ प्रीएम्पशन मिले, सो ऑफ कोर्स अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है पार्टीज में तो वो डायरेक्टली कोर्ट में अप्लाई कर सकता है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के सेटलमेंट के लिए। एंड इफ द कंसिडरेशन दैट द कोर्ट हैज़ डिटर्मिन्ड, कोर्ट ने अगर कोई कंसिडरेशन डिसाइड करा कि हाँ ये कंसिडरेशन होना चाहिए और इस कंसिडरेशन पर जो लीगल एयर है उसको अवेलेबल है राइट ऑफ प्रीएम्पशन, वो परचेज कर सकता है प्रॉपर्टी। बट स्टिल आफ्टर डिटर्मिनिंग दैट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, वो जो पार्टी है वो अग्री नहीं करती है कि नहीं मुझे तो ये कंसिडरेशन नहीं देना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कंसिडरेशन के लिए अग्री नहीं करती है, तो उस पार्टी को उस एप्लीकेशन के सारे कॉस्ट बियर करने पड़ेंगे। So this is what your second subsection states. Then next provision is third subsection. If there are two or more heirs specified in class 1 of the schedule proposing to acquire any interest under this section, that heir who offers the highest consideration for the transfer shall be preferred। अगर दो या दो से ज़्यादा heirs चाहते हैं उनको right of preemption मिले तो जो भी highest consideration offer कर रहा है उसको मिल जाएगा, ठीक है। Explanation in this section, court means the court within the limits of whose jurisdiction the immovable property is situate or the business is carried on, and includes any other court which the state government may by notification in the official gazette specify in this behalf। So यहाँ पर basically court की territorial jurisdiction define करी हुई है। So this is all regarding general provisions relating to Hindu succession। We'll be discussing disqualifications in the next video। Thank you।